हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के जो सेकेंड पार्ट यानी जो सेकेंड वर्णमाला का पाठ बचा था जिसका नाम है व्यंजन, उसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वर्णमाला का दूसरा पार्ट भी लोड किया जाए, इसलिए हम आज उसकी चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने। आइए देखते हैं। तो जो वर्णमाला है, आप जानते हैं ये वर्णमाला है और वर्णमाला की संख्या मैंने आपको पहले ही बताई है कि वर्णमाला की जो संख्या है वो आपकी 52 है। कितनी है? 52 है। वर्णमाला की संख्या 52 है और वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। एक आपका स्वर होता है, एक स्वर होता है और एक आपका क्या होता है? व्यंजन होता है। और यहाँ पे स्वर की संख्या यदि पूछी जाएगी तो स्वर की संख्या आपको बताना है कितना होता है। तो इसकी हम बात बता रहे हैं आपको कि स्वर की संख्या यदि पूछा जाए तो आपको ये सब बताया गया है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, 11 है। और व्यंजन की यदि संख्या पूछा जाएगा तो व्यंजन की जो संख्या है वह आपकी 33 होती है। वर्णमाला की संख्या 52, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत का जो दो पाठ थे हमने बता दिए। अब यहाँ पे जो स्वर की संख्या में से दो स्वर बाहर निकाले गए हैं, एक का नाम अंक है और एक का नाम अ है। ठीक है, अब इनका नामकरण विद्वानों ने किया कि अंक को कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अह को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इतनी चर्चाएं आपके पास अगले वीडियो में आप देखेंगे तो इन सब की बातें हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि जो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। आपने बताया था, एक का नाम हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैं ये बता चुका हूँ। और आपका ये भी बता दिए थे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कई भेद होते हैं। तो आपको बताया गया था 4 पार्ट होता है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत। फिर उसके बाद में जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद बताए गए थे। तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर उसके बाद में आपको बताया गया था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कहे हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी। स्वरों का उच्चारण स्थान बता दिया गया था। स्वरों का उच्चारण स्थान की भी हमने चर्चा कर दिया था कि स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होता है। और संयुक्त स्वर कौन सा होता है इसको भी हम आपको बता दिए थे कि संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ। इन सब के यानी कि जितने स्वर के पार्ट थे, स्वर का सारा भाग भी मैंने आपको विभाजित कर दिया है। व्यंजन के पार्ट को मैं आपको विभाजित नहीं किया था। तो आज इसी व्यंजन का क्लासिफिकेशन होगा और व्यंजन की चर्चा होगी। इतनी चर्चाएं थी, आपको जो है कि मैंने रिपीट किया कि ये क्लास हो चुकी है और व्यंजन की क्लास बची है, उसकी ही हम आज बात करेंगे। क्लियर? तो और परिभाषा की यदि बात होगी तो परिभाषा आप जानते हैं, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते उसे स्वर कहते हैं और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता लेता है उच्चारण करने में वो होता है व्यंजन, और जो सहायता नहीं लेता है किसी का वही स्वर होता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज व्यंजन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपका व्यंजन है। ये क्या है? आपका व्यंजन हो गया ये। अब व्यंजन पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए व्यंजन क्या है। ये व्यंजन है। अब व्यंजन का संख्या अभी मैंने बताया कि व्यंजन की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 33 होती है टोटल व्यंजन की संख्या।
और इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और ट्रिक का नाम क्या है? कचट तप, कचट तप, यही याद कर लीजिए, कचट तप। कचट तप का मतलब क्या हो गया? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही कचट तप का मतलब हो गया। इसमें पांचों आपके वर्ग दिखेंगे। पांचों वर्ग कौन कौन सा है आप देख सकते हैं बोर्ड पे। पहला जो वर्ग आता है वो आपका आता है क वर्ग, और क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। ये कंठ है और इसमें आएगा क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ख, ग, घ और अंगा। और आपका कंठ के बाद आता है तालव्य। तालव्य को तालु भी कहते हैं। तालव्य में च वर्ग आता है। कौन वर्ग? च वर्ग। और च वर्ग में क्या आएगा आपका? चरखा है, छाता है, जहाज, झन्ना और इया। फिर कंठ तालव्य के बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य को मूर्धा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा। इसमें आपका क च, देखिए क च ट वर्ग आएगा। क्या आएगा? ट वर्ग। और ट वर्ग में क्या क्या आता है? टमाटर, ठठेरा है, डलिया, आड़ा, ये आपके वर्ड आ जाएंगे। अब कंठ तालव्य मूर्धन्य के बाद आता है दंत्य। और दंत वर्ड में क्या आएगा? देखिए त वर्ग। तो आपका लिखेंगे त वर्ग। और त वर्ग में क्ले है, थन, दिवात है, धनुष है और नल। और आपका आता है प वर्ग। तो प वर्ग को भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग ओष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। किस अंदर? ओष्ठ। ये आपका हो गया प वर्ग। प वर्ग में पतंग है, फल है, बकरी और पट्टे, और ये क्या है? मछली। ये जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे के सारे आपके जो है कि किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप बता सकते हैं कि ये स्वरों का उच्चारण स्थान है, सॉरी ये व्यंजनों का उच्चारण स्थान है, क्योंकि व्यंजन है। और व्यंजनों का उच्चारण स्थान में 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग का नाम क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं पांचों वर्ग। पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। 5 हो गए सीरीज में। पहला जो है कंठ है, यानी जब हम यदि बोलेंगे, पहले तो यहाँ पे समझिएगा, बोर्ड पे समझिएगा, ये आपका जो व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आपके वर्ड हैं, और कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होगा यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है। क्लियर? अब आप देखिए, जैसे किसी पहले वर्ग को मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं क, ख, ग, घ, यानी जब मैं क, ख, ग, घ बोल रहा हूं तो ये जो एयर निकल रही है वो कंठ से निकल रही है। इसीलिए इस वर्ड को कंठ वर्ड या कंठ ध्वनियां कहा जाता है, और इसका उच्चारण स्थान ही कंठ होता है। आप इस वर्ड को बोल के देख सकते हैं। जैसे बोलेंगे क, ख, ग, घ, तो आपका जो एयर निकल रहा है वो कंठ से होकर के निकल रहा है, इसीलिए इसको कंठ वर्ड कहते हैं या कंठ ध्वनियां। दूसरा देखिए, जब हम बोले च, छ, ज, झ, जब हम बोले च यानी चरखा, छाता, जहाज, जैसे हम बोले चरखा, छाता, जहाज, तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारी जो जिह्वा है हमारे तालु को स्पर्श कर रही है। यदि वो तालु को स्पर्श कर रही है तो हम उसे कंठ ध्वनिया के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, उसे हम तालव्य के अंतर्गत रखेंगे। और ये तालव्य देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, और ये कंठ था पहला। तो यहाँ पे देखिए च वर्ग का उच्चारण किससे हो गया? तालव्य से हो गया। अब आते हैं मूर्धन्य पे, तो यहाँ पे लिखिए ट, ठ, ड, ढ, यानी हम अगर सिंपल वे में कहें, यदि आप बोलते हैं टमाटर, ठठेरा, डलिया, जैसे आप बोले टमाटर, ठठेरा, वैसे आपकी जिह्वा क्या हो गई? लुंठित हो गई, मुड़ गई। बोल के देखिए, बोलिए टमाटर, ठठेरा, डलिया, मुड़ जा रही है कि नहीं? यदि वो मुड़ रही है
यानी जबड़े पर टंक मारे, जो बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है मूर्धन्य ध्वनियां या मूर्धन्य वर्ड। देखिए, बोलिए टमाटर ठठेरा डलिया, मुड़ जा रही है। यदि आप जिह्वा को न मोड़े और टमाटर बोल सकते हैं, बोल के दिखाइए टमाटर ठठेरा, आप नहीं बोल पाएंगे, तब टमाटर नहीं बोलेंगे, टमाटर ठठेरा बोलने शुरू हो जाए। यानी कि जब तोतला बच्चा, छोटा बच्चा जो वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाता है, उसके साथ यही परिस्थिति आती है, क्योंकि वो वर्णों का शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाता है, इसलिए जो है कि वर्णों को बोलने में उसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। आइए वो अगला पॉइंट दंत है। दंत में आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध। यदि हम जब त, थ, द, ध बोल रहे हैं, इस कंडीशन में जो हमारा जिह्वा है हमारे दांत को स्पर्श कर रही है, और जब हमारे दांत को जिह्वा स्पर्श कर रही है उसी को हम लोग कहते हैं दंत ध्वनियां या दंत वर्ड। बोल के आप देख सकते हैं। अब आपका लास्ट नंबर है ओष्ठ। प वर्ग, प, फ, ब, भ। यानी बोल रहे हैं आप जब पतंग, फल, बकरी, भट्ठी, तो एक ओट दूसरे ओट को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, बिना एक ओट दूसरे ओट को स्पर्श किए बगैर क्या इस वर्ग का उच्चारण किया जा सकता है? नहीं किया जाता, पॉसिबल नहीं है। जैसे आप पतंग, फल, बकरी, भट्टी या प, फ, ब, भ बोलेंगे, वैसे एक ओट दूसरे ओट को स्पर्श करना प्रारंभ कर देगा। आपको जो वर्णमाला है बनाए हुए व्यक्ति, उनका नाम है महामहो उपाध्याय पंडित हरिशंकर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा। कितना ब्रिलियंट माइंडेड विद्वान आदमी बनाया है। तो कुछ खास बात है इस वर्णमाला में, और इस वर्णमाला में आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का दीजिए, लेखपाल का दीजिए, चाहे आप टेट, सी टेट, सुपर टेट का दीजिए, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का दीजिए, किसी एग्जाम का देते हैं तो वर्णमाला से आपके 1 से 2 सवाल बनते हैं, 3 सवाल भी बनते हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर रहे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से आप अपने दिमाग से इसको खेल करके पढ़िए, ताकि ये आपको आ जाए, मेरे जहाँ तक उम्मीद है। अब आप यहाँ पे एक बात देखते होंगे कि यहाँ पे जो 5वां वर्ड है उसे हम अंडरलाइन नहीं किए हैं, गोला। अब क्यों नहीं किए हैं, इसके पीछे का रीजन को समझने का प्रयास करिए आप लोग। ये देखिए 5वां वर्ड, 1 2 3 4, 5वां वर्ड को नहीं किए हैं। अब हम जा रहे हैं 5वां वर्ड को गोला करने। 5वां वर्ड क्या है? 1 2, ये देखिए ये सब 5वां वर्ड है। कचट तप, यानी ये कचट तप है, ये क्या है? कचट तप। कचट तप का जो प्रतीक 5वां वर्ड दिख रहा है वहां पर, इसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक या पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करिए, इसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, देखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक या पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं? अनुनासिक या पंचमा अक्षर इसे कहा जाता है। क्लियर? इसे अनुनासिक या पंचमा अक्षर क्यों कहा जाता है? आप इस वर्ड को जरा बोल के देखिए। अंगा, इया, अड़ा, न, म। जैसे इस वर्ड को हम लोग बोल रहे हैं, वैसे हमारे मुख और नाक पर जो है कि कंपन हो रहा है, और नाक से झन्नाहट की एक जो है कि प्रकंपित ध्वनियाँ निकल रही है, जिसके कारण से इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्योंकि अनुनासिक या पंचमा अक्षर का मतलब ऐसा वर्ड जिनका उच्चारण किससे किया जाता है? नाक प्लस मुख की सहायता से, नाक प्लस मुख की सहायता से। यदि नाक और मुख की सहायता हम ले रहे हैं, तब हम इस वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए इनको अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहा जाता है। ये आपके पेपर में कई बार सवाल आए हैं।
आप जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि आप जो है कि इन सारी बातों को यदि क्लियर तरीक़ा से आप स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुके हैं तो आपको समस्या कहीं पे नहीं होगी। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आपको समस्या होगी। इसलिए हम आपको आराम से व्यंजन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहाँ पे पहला है ख और ग। अब यहाँ पे आया है, इनको परीक्षा में पूछा गया था कि इनको कहा जाता है नवीन वर्ड। क्या कहते हैं? नवीन वर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा का है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये नवीन वर्ड के नाम से जाने जा रहे हैं इस समय। और जो म है, इस म को कहा गया है अमानक वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? अमानक वर्ड। अब यहाँ पे देखिए आपके दो सवाल और मिल गए कि अमानक वर्ड कौन है? म। और नवीन वर्ड कौन है? ख और ग। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और बढ़ गए आपके। और यहाँ पे आपके जो कचड़ थे इसके हमने क्लासिफिकेशन कर दिए। यहाँ पे जो व्यंजन का क्लासिफिकेशन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। आगे बढ़ते हैं। अभी व्यंजन का अगला पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अभी अंतस्थ व्यंजन क्या है? जो अंतस्थ व्यंजन होता है इनकी संख्या कितनी है? कोई आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, आपका जवाब होगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। चारों का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे, पहला नाम, दूसरा, यहाँ पे हम कहें तीसरा, यहाँ पे है 4। पहला है य। पहला कौन है? य। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सही करते हैं। पहला आपका य आता है। क्या आता है? य, र, ल और व। इसमें जो आपका य दिख रहा है और व दिख रहा है, इन दोनों को कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इन दोनों को अर्धस्वर कहते हैं। और र को कहा जाता है आपका लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित। क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। और जो ल दिख रहा है आपका, इसे कहा जाता है आपका पार्श्विक या ईशत वर्ड। क्या कहते हैं? पार्श्विक या ईशत वर्ड। अब देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन। पहले तो मुझे यह र ल व पता था, वर्णमाला में हम लोग पढ़े थे। अब हमें ये पता चला कि जो य र ल व है ये अंतस्थ ध्वनियाँ, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है इसे। और इसमें जो य र ल व है, तो इसमें जो य और व है उसे ही अर्धस्वर कहा गया, य और व को। और र का जो नामकरण किया गया वह लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा गया। क्लियर? और यहाँ पर देख सकते हैं जो ल को बोला गया वह पार्श्विक या ईशत वर्ण है, यानी उसके आपके अंतस्थ व्यंजन के बाद भी क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट को हम इसी सीरीज में आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है ये भी आप समझ सकते हैं। तो जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4। अब इसमें कौन कौन से हैं इनकी संख्या 4? अब इसको समझने का प्रयास करिए। तो इसमें 4 संख्या यहाँ पे हम नीचे ही दर्शा दे रहे हैं। पहला आपका है श, ख, स और ह। यही 4 जो दिख रहे हैं आपको, यही आपके ऊष्म ध्वनियाँ या ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण होते हैं। अब इन्हें कहते क्या है? पेपर में पूछा गया था।
इसे तालव्य स कहा जाता है। कौन सा स? तालव्य। और तालव्य को तालु भी कहा जाता है, और इसे आपको कहते हैं मूर्धन्य स। कौन सा? मूर्धन्य। और मूर्धन्य को मूर्धा भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है दंत। कौन सा? दंत्य। और इसे आप कहते हैं काकल्य। और काकल्य को कंठ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंठ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग तालु भी कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं, दूसरा नाम है इनका। तो अब आपको पहले पता चल गया कि जो उसमें व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। चारों का नाम क्या है? श, ख, श, ह। इसमें ये कौन सा स है जो बड़ा हम लोग जिससे कहते हैं, उसका नाम है तालव्य स। और जो हम लोग खटकोट वाला स कहते हैं उसका नाम है मूर्धन्य। रिस्पेक्ट से उसका नाम लिया जाता है। तो इस बात को आप आज ध्यान रखिएगा कि कौन से स का क्या नाम है। तो इसलिए आपका ये मूर्धन्य स है, और इस स को दंत स कहते हैं, और ह को काकल्य या कंठ वर्ण कहा जाता है। क्लियर? अंतस्थ व्यंजन हो गया, उसमें व्यंजन हो गया, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ हो गया। कचट तब का 5वां वर्ण अनुनासिक या 5वां अक्षर हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण नाक और मुख की सहायता से किया जाता है। वहाँ पर एक पॉइंट है नोट, आइए हम उसको भी बता देते हैं। अभी एक पॉइंट यहाँ पे हमने इसको नोट करके लिख दे रहे हैं, इतनी स्पेस है मेरे पास। यहाँ पे जो आपका व्यंजन है, ये जो दिख रहा है व्यंजन में, ये जो आपको दिख रहा है, ये व्यंजन की चार्ट, ये व्यंजन के चार्ट है। तो व्यंजन में आपको जो दिख रहा है ये व्यंजन है, और इनके जो वर्ड है इनको कहा जाता है सारे को स्पर्शी व्यंजन। नोट करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नोट। इनको क्या कहते हैं? पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। आप बताएंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 का गुणा यदि 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? कितने वर्ड हो जाएंगे? 25 वर्ड। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया कि यदि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या नोट में पूछे जाएगा तो आपका जवाब होगा 25। देख लीजिए, हाईलाइट कर दे रहे हैं, 25 वर्ड होते हैं। और यहाँ पे नोट पॉइंट सेकंड हम रख दे रहे हैं, दूसरा पॉइंट है, व्यंजन का ही सवाल बनेगा। निरानुनासिक की संख्या कितनी है? निरानुनासिक की संख्या। तो निरानुनासिक की संख्या कितनी है ये भी देख लीजिए। यदि जितने वर्ड दिख रहे हैं वो 25 है, तो 5 ये क्या है? अनुनासिक है। 5 अनुनासिक निकाल दिया जाएगा तो बचेगा कितना? 20 बच जाएगा। तो इसी में हम निरानुनासिक की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये बात भी आप याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखे थे, दोनों क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर? आगे हम लोग इस समय बात जो हम लोग कर रहे हैं वह उसमें व्यंजन की बात हो रही है। तो उसमें व्यंजन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, उसमें व्यंजन क्लियर। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें आगे इस सीरीज को हम बढ़ाते हैं। अब हम लोग उसमें व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गए। एक होता है जिसका नाम है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन, या इसका दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। यदि आपसे पूछा जाएगा द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है? ढ और ढ, ये आपके संख्या होते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन की। क्लियर? यहाँ पे आप इतनी पार्ट को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले तो हमें पता चल गया अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। उसमें व्यंजन 4 श ख श ह। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 ड और ढ। अब क्या बचता है? अब बचता है आपका
संयुक्त व्यंजन। क्या बचता है? संयुक्त व्यंजन, उसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की संख्या यदि कोई आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है क्या? 4। क्या होती है संख्या? 4। कौन कौन सा होता है वह आपको यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पर। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और स्र। ये 3 होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 होते हैं। कैट होते हैं? 3। अब आपको यहाँ पे तीनों दिख गया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको सही से लिख देते हैं। ये हो गया 3। अब आप समझिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4। और मैंने कहा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और बनता है कि ये 4 इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो या संयुक्त स्वर हो, जब 2 वर्णों को आपस में मिलाकर किसी अन्य वर्ण का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपस में ये 2 वर्ण मिलते हैं और इनकी संख्या जब छंद में इनकी गणना होती है तो जहाँ पर आपको लगता है कि एक मात्रा लगेगा यानी ह्रस्व लगेगा, जिसे हम लोग कहते हैं लघु, जबकि वहाँ पर आपका गुरु होगा, क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन हो या संयुक्त स्वर हो। गुरु, गुरु का मतलब दीर्घ, दीर्घ का मतलब 2 मात्रिक, यानी जो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बताए तो वहाँ पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का मतलब 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ का मतलब 1 मात्रा से अधिक यानी 2 मात्रा का समय लगे, प्लुत का मतलब 3 मात्रा का। क्लियर? आइए तो यहाँ पे बात देखते हैं। यहाँ पे जो छत्री है एक क हलंत मूर्धन्य स से मिलकर बनाया जाता है। त्रिशूल जो है त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञानी ज प्लस इया से मिलकर बनता है। श्र तालव्य स है, ये तालव्य स प्लस र से मिलकर बनता है। तो ये 2 आप देख रहे हैं, इससे और ये आपस में जब मिल रहे हैं तब जाकर के ये वर्ड बन रहे हैं। पेपर में पूछा गया था छत्री से पहले कौन सा वर्ड आता है, तो यही क जो दिख रहा है ये छत्री से पहले आया है कि नहीं? छ से छत्री के पहले कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है? ये क। ये पेपर का सवाल है, आप प्रैक्टिस सेट करिए, देखिए वहाँ पे आइए आपको ये सवाल मिलेंगे। क्लियर? आगे हम इस सीरीज को बढ़ाते हैं। एक पॉइंट नोट करके याद करिएगा आप, जिसका नाम है द्वित व्यंजन। क्या है? द्वित। देखिए ये द्विगुण व्यंजन है और ये द्वित व्यंजन है। इसका दूसरा नाम उत्क्षिप्त है और इसका नाम है गुच्छा व्यंजन। क्या नाम है? गुच्छा व्यंजन। इसको भी समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अब इसके बारे में समझिए कि होता क्या है। जो द्विगुण व्यंजन हो या गुच्छा व्यंजन हो, इनकी संख्या नहीं, इनको पहचानते कैसे हैं? द्वित या गुच्छा, द्वित माने ऐसा वर्ड लगातार 2 बार आए, उसी को हम लोग द्वित या उत्क्षिप्त क्या नाम है, गुच्छा व्यंजन कहते हैं। आइए जैसे हम कहते हैं दिल्ली, दिल्ली में देखिए 2 बार आया है, अर्थात ये जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका द्वित व्यंजन का है। ठीक है? अब जैसे हम कह दिए पप्पू, पप्पू में जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका किसका है? द्वित व्यंजन का है। यानी ये दोनों के दोनों शब्द द्वित व्यंजन है। जैसे मैं तीसरा लिख दिया बच्चा, तो बच्चा में भी देखिए आपका जो च आया है 2 बार। तो यहाँ पे जैसे अगर ऐसा वर्ड जिसमें एक समान 2 व्यंजन आते हैं वही आपके द्वित या गुच्छा व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसी में, जिसका नाम है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। एक अल्प प्राण होता है और एक क्या होता है? महाप्राण। एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है।
अल्प प्राण का कोड कितना होता है, कोड बताइएगा। यहाँ पे इस सीरीज में केवल कोड चलेगा। तो अल्प प्राण का जो कोड होता है, ये कोड कितना होता है 135, और महाप्राण का जो कोड होता है वह कितना होता है 24, प्लस इसमें अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ, और इसमें प्लस ऊष्म व्यंजन आता है। अब ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ अभी बताए हैं य र ल व होता है, और ऊष्म क्या होता है श ख श ह, इतने वर्ड आते हैं। तो अल्प प्राण का कोड ये हो गया, और महाप्राण का कोड आपका ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आपका 135 का मतलब होता क्या है, ये 135 है क्या, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा आप नीचे समझने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे देखिए, 1 3 5 का मतलब हम आपको समझाने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, और ये क्या है 5। ये 5 4 3 2 1, तो इसमें 1 3 5 यही अल्प प्राण है, यानी जो क है अल्प प्राण है, जो ग है अल्प प्राण है, जो अंगा है अल्प प्राण है। क्लियर। और जो दूसरा दिख रहा है, दूसरा और चौथा वर्ड, तो आपका दूसरा वर्ड क्या है ख है, ख महाप्राण है। और जो आपका दिख रहा है चौथा वर्ड क्या है, ये भी आपका है महाप्राण। क्लियर। तो आज इस सीरीज में जितना हमने आपको बताया है, इस सीरीज में हम आपको अल्प प्राण महाप्राण के कोड को दर्शाए हैं। अब आप इस कोड को याद कर लेंगे, और इस कोड को हम आगे जो है कि विस्तृत तरीके से, एक जो है कि बचता है जिसका नाम क्या है अघोष, एक होता है अघोष और एक होते हैं सघोष, और इनकी चर्चा और उस अल्प प्राण महाप्राण की चर्चा को हम क्लियर करते हुए नेक्स्ट क्लास में, और उसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, वर्णमाला के व्यंजन के क्वेश्चन रहेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।